दोस्तों नमस्कार। इस बार भारत की न्यायपालिका से जुड़ी यानी जुडिशरी से जुड़ी एक बड़ी अहम खबर आ रही है। आपने भी सुन ही ली होगी। महाराष्ट्र की जो भाजपा की पूर्व प्रवक्ता हैं आरती साठे, उनको बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश की और इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी। लेकिन इस पर अब विवाद शुरू हो गया है। इसे न्यायपालिका की हत्या बताया जा रहा है। विपक्ष इसे लेकर कुछ ज्यादा ही गर्म है और एक एनसीपी नेता ने तो ये तक कह दिया कि जब कोई पार्टी का प्रवक्ता न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो न्याय निष्पक्ष कैसे रहेगा। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी यही लगता है। लेकिन यहां पर कुछ सवाल भी हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आरती साठे कौन है। सवाल ये है कि क्या ये घटना अपवाद है या फिर एक बड़ी लंबी परंपरा और प्रक्रिया का हिस्सा। क्या ये पहला मौका है जब किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को जज बनाया गया है, और क्या ये पहली बार है जब सत्ता पक्ष ने कोर्ट और न्याय व्यवस्था को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पहली बार नहीं है। ये कहानी बहुत पुरानी है और बहुत गहरी है। ये वही कहानी है जिसमें नेता जज बनते हैं और फिर वही जज नेता बनकर वापस सत्ता में आ जाते हैं। इस पूरे सिस्टम की ऊपरी परत तो लोकतंत्र के रूप में दिखाई देती है, लेकिन भीतर ही भीतर लोकतंत्र के ही संस्थान सत्ता के लिए काम करने वाले टूल बन जाते हैं, जहां न्यायालय सिर्फ कानून की किताब नहीं पढ़ते बल्कि उस पार्टी की लाइन भी समझते हैं जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया। फिलहाल लोग इसे लेकर बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको न्यायपालिका के दामन पर कांग्रेस के दिए हुए ज्यादा बड़े और गहरे दाग दिखाई देंगे। और अकेले कांग्रेस ही क्यों, तकरीबन सभी पार्टियों ने न्यायपालिका को अपने अपने स्तर पर दागदार किया है। तो बहुत जरूरी है कि आप न्यायपालिका पर लग रहे इस राजनीतिक दाग के बारे में सोचें, लेकिन और भी ज्यादा जरूरी है कि आपको वो दाग भी पता हो जो छुपा दिए गए। वैसे तो ये परंपरा आजादी के तुरंत बाद के सालों में ही दिखाई देने लगी थी, लेकिन माना जाता है कि हर मजबूत और कठोर शासक कुछ नए आयाम गढ़ता है। तो बात शुरू होनी चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से, और मेरी लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो है बहरुल इस्लाम साहब का। 1970 के दशक में बहरुल इस्लाम साहब जो थे वो कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद बने, फिर इस्तीफा दे दिया और सीधे गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बना दिए गए। कुछ ही सालों में चीफ जस्टिस भी बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज तक बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक चर्चित मामला सुना। ये मामला था बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा पर कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले के आरोप का, और फैसले में उन्होंने मिश्रा को बरी कर दिया। मुख्यमंत्री मिश्रा को बरी करने के बाद इस्लाम साहब ने कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तीफा दे दिया और दोबारा कांग्रेस से राज्यसभा में पहुंच गए। सवाल उठता है कि क्या वो फैसला निष्पक्ष रहा होगा। क्या ये न्यायपालिका और राजनीति का मेल नहीं था, और ये केस जो था ये भारतीय न्याय के इतिहास में कॉम्प्रोमाइज ऑफ जस्टिस का प्रतीक बन चुका है। अब थोड़ा सा और पीछे चलकर बात करते हैं जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर की। वे सीपीआई से 3 बार विधायक रहे। 1965 में राजनीति छोड़ी और 1968 में केरल हाई कोर्ट के जज बन गए। 5 साल में सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। कहा जाना चाहिए कि उनकी न्यायिक दृष्टि जो है वो काफी गहरी थी। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण से लेकर गरीबों की अधिकार की लड़ाई के कई ऐतिहासिक फैसले दिए, लेकिन उनका राजनीतिक अतीत हमेशा उनके साथ रहा। 1987 में उन्हें विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार भी बना दिया। सोचिए, कोई पूर्व कम्युनिस्ट नेता, फिर जज, फिर राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का चेहरा। उनके फैसलों की निष्पक्षता पर शायद ही कोई सवाल हो, लेकिन उनका सफर राजनीतिक और न्यायिक पथ के घालमेल का एक बढ़िया उदाहरण है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और कहानी सुनते हैं के एस हेगड़े की। एक और ऐतिहासिक उदाहरण है ये। वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे थे, फिर वकील से 1957 में मैसूर हाई कोर्ट में जज बन गए और कुछ ही सालों में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। आपातकाल के दौरान उन्होंने कोर्ट से इस्तीफा दिया और जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, जीते और लोकसभा के स्पीकर बने। बाद में भाजपा बनी तो वो शुरुआती उपाध्यक्षों में शामिल हुए। सोचिए, कांग्रेस से राज्यसभा, फिर जज, फिर विपक्ष के नेता और अंत में भाजपा के पदाधिकारी। उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि न्याय और राजनीति का अंतर किताबी हो सकता है लेकिन व्यवहारिक नहीं। वैसे ऐसे और भी उदाहरण हैं। जस्टिस आफ्ताब आलम पहले सीपीआई में थे, फिर कांग्रेस पार्टी में आए और इसके बाद पटना हाई कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस एफ रेबेलो पहले जनता पार्टी से विधायक रहे, बाद में बंबई हाई कोर्ट में जज बन गए। रंजन गोगोई साहब बिल्कुल हालिया उदाहरण है। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रहे, अयोध्या केस का ऐतिहासिक फैसला दिया। रिटायरमेंट के बाद भाजपा सरकार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। रंगनाथ मिश्रा साहब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस से राज्यसभा में जगह पा ली। तो इन नामों के सहारे इतिहास गवाही देता है कि जुडिशरी में आने से पहले और यहां से रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों की राजनीति में नियुक्तियां आम रही हैं। कई को राज्यपाल, कई को मानवाधिकार आयोग का प्रमुख, तो कई को चुनाव आयोग का सलाहकार तक बनाया गया है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि ये सही है। लेकिन इसका समाधान क्या है? वैसे 1993 में सेकंड जजेस केस के बाद कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ। मकसद था केंद्र सरकार के प्रभाव को थोड़ा कम करना। लेकिन क्या कॉलेजियम सिस्टम जो है वो खुद में पारदर्शी है? उस पर तो लगातार सवाल उठते रहे हैं।
2015 में सरकार एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लेकर आई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान विरोधी कहकर खारिज कर दिया। यानी ना तो सरकार पर भरोसा था और ना न्यायपालिका पर। इस बीच आम जनता का न्याय पर विश्वास लगातार डगमगा रहा है। एक तरफ विपक्ष आरती साठे की नियुक्ति को राजनीतिक कहता है, तो दूसरी तरफ इतिहास बताता है कि ऐसा हर पार्टी के शासन में हुआ है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? खुद न्यायपालिका पर और हम जैसे लोगों पर, जो कोर्ट को अभी भी आखिरी रास्ता मानते हैं, न्याय का रास्ता मानते हैं। जब भी ऐसे मामले आते हैं तो ये सवाल भी उठते हैं कि क्या राजनीति और न्यायपालिका के बीच की दीवार गिर गई है या फिर ये दीवार कभी थी ही नहीं। बहरुल इस्लाम से लेकर रंजन गोगोई तक ये सफर हमें दिखाता है और सिखाता है कि ये सिर्फ एक पार्टी की गलती नहीं है, बल्कि हमारे पूरी लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया की गलती है। ये भारत के लोकतंत्र की संरचनात्मक दिक्कत है, जहां संस्थाएं एक दूसरे की सीमाएं लांघती रहती हैं। जरूरत है पारदर्शिता की, जवाबदेही की और जनता के भरोसे को फिर से कायम करने की। आरती साठे का मामला सिर्फ एक चेहरा है, पीछे एक लंबा इतिहास है और यही इतिहास आज की बहस का असली संदर्भ होना चाहिए। तो जो भी लोग टीवी पर नजर आने वाली इस बीजेपी प्रवक्ता से मुंबई हाईकोर्ट की जज बनने वाली आरती साठे पर आंसू बहा रहे हैं, उन्हें जरूरत है इतिहास पर आंसू बहाने की। अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद कभी उम्मीद की जा सकती है कि हमारी न्यायपालिका जो है वो राजनीतिकरण से मुक्त रहेगी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसकी कोई उम्मीद अगली कई पीढ़ियों तक नजर नहीं आती, कोई संभावना नजर नहीं आती। अगर आपको आती हो तो जरूर बताइएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। शुक्रिया।